बच्चों, अंबाजी क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th, 9th और 10th के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल लेकर आए हैं। आज हम बहुपद से संबंधित समस्त बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुपद को हम किस प्रकार से परिभाषित करें, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद कोई भी जीवनजक बहुपद है या नहीं, इसकी क्या शर्त होती है, ठीक है। और बहुपद के प्रकार क्या हैं, इसके शून्य क्या होते हैं, और बहुपद का ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये सभी बातें आपको हम बताने वाले हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और सभी छोटी छोटी बातों को नोट करिए, ठीक है। हमें विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुपद से संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। अतः वीडियो को पूरा देखें और सभी बातों को ध्यान से नोट करें, ठीक है। प्रश्नावली के प्रश्न हम आगे हल करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर बहुपद। हाँ बच्चों, आइए हम बहुपद को समझें। बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जैसे शब्द है बहुपद, तो इसमें बहु शब्द का क्या अर्थ हुआ? बहु का अर्थ है अनेक, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है। और पद, पद का मतलब आपका टर्म, ठीक है। ये तो इस प्रकार का कोई व्यंजक जिसमें अनेक पद हों, बहुत सारी टर्म्स हो, ठीक है, बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब हम जरा यहाँ कोई व्यंजक लेते हैं। जैसे हमने व्यंजक लिया 9y² माइनस 4, ठीक है, y प्लस 6, 9y² माइनस 4y प्लस 6। इसमें जरा ध्यान से देखिए आप, यहाँ 6 जो अपने आप में एक पद है, ये 4y एक पद है और 9y² एक पद है, ठीक है। यहाँ 3 पद हमको दिख रहे हैं। हम चाहें तो इन पदों को इस धन चिन्ह और ऋण चिन्ह के द्वारा अलग अलग कर लें, ठीक है। तो यहाँ अनेक पद लिखे गए हैं और साथ में इनके बीच में क्या लिया गया है? प्लस और माइनस। इस प्रकार से धन या ऋण चिन्ह के साथ प्लस या माइनस के साथ लिए गए ये बीजीय पद जो हैं, एक बहुपद को जन्म दे रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा व्यंजक है जिसमें अनेक बीजीय पद प्लस और माइनस चिन्ह के साथ लिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपके ये 9, 4 और 6 जो हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और ये जो y है आपका यहाँ पर चर है, ठीक है। इस प्रकार का यह एक बहुपद कहलाएगा। बहुपद जो होता है इसको हम इस ऋण चिन्ह और धन चिन्ह के द्वारा अनेक भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने एक और आपका पद लिया या आपका व्यंजक लिया 7x³ माइनस 4x, ठीक है। तो यह भी एक बहुपद कहलाएगा। इसमें एक पद ये है, एक पद आपका ये है, ठीक है। यहाँ पर ऋण चिन्ह का हमने उपयोग किया है, ठीक है। तो ये बीजीय पदों को ऋण चिन्ह के साथ लिखा है, यह भी बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा हाँ बच्चों, देखिए अब हम एक और दूसरा बीजीय व्यंजक लेते हैं। जैसे आपका बीजीय व्यंजक है आपका ये 4x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। इसमें आपसे हम कहें ये 4, ये 3 और ये 5, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे जानते होंगे ये आपके अचर कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ x हमने लिखा है ये क्या हो गया आपका? चर, ठीक है। तो इसके पहले हमने बहुत सी वीडियो में आपको चर और अचर बताया है। जो बच्चे ना जानते हों एक बार ध्यान दें। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है, इस प्रकार से। वर्ग की विशेषता क्या होती है? इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लीजिए हमने इसकी भुजा को संकेत x से किया, तो सब जगह आपका x हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप, परिमाप मतलब चारों ओर की माप, तो हम लिखें यहाँ वर्ग का परिमाप, ठीक है, इज इक्वल टू
ये होगा आपका क्या है, चार भुजाओं को जोड़ा हम तो कितना होगा आपका ये 4x। ठीक है, ये हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो यदि हम परिमाप को संकेत y से करें तो 4 गुणा यहाँ भुजा कितनी मानी हमने x, तो हो जाएगा 4x। ठीक है, अब इस x के हम अलग अलग मान लें, भुजा के अलग अलग मान लें और परिमाप का मान निकाल के देखते हैं। जैसे हमने लिया एक बार x इक्वल टू क्या आपका 3 लिया, तो परिमाप क्या होगा y इक्वल टू आपका 4 इंटू 3, तो y इक्वल टू 4 इक्वल टू 12 इकाई। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे भुजा को बदल दें, जैसे हमने ये भुजा जो है आपकी ये 5 ले ली। ठीक है, ये आपका x इक्वल टू 5 ले लिया। ठीक है, तो इस समय अब परिमाप क्या होगा, तो y इक्वल टू क्या लेगा अपन ने 4x, तो y इक्वल टू 4 इंटू एक्स का मान कितना कर दिया, अब हमने 5 ले लिया है, तो y इक्वल टू 20। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, जब x इक्वल टू 3 है तो आपका ये y इक्वल टू कितना हुआ 12। ठीक है, भुजा जब 3 है तो आपका परिमाप 12 आया। हमने इसे भुजा को बदला, ठीक है, तो परिमाप भी चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन जब भी आप वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे तो भुजा के साथ बदलने पर परिमाप बदलता जाएगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, भुजा से 4 गुना आएगा। तो भुजा का मान कुछ भी लिया जाए, ये उसका 4 गुना करने पर ही हमें परिमाप मिलेगा। अर्थात हमेशा परिमाप निकालते समय भुजा का ये 4 गुना हमेशा होगा, अर्थात ये 4 हमेशा यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, तो जो हमेशा रहे, नियत रहे, वही क्या है आपका अचर, और जो परिवर्तित हो, ठीक है, क्योंकि भुजा परिवर्तनीय राशि है, भुजा बदलेगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका उसके परिमाप का मान बदलेगा, लेकिन हमेशा कितना गुना होगा भुजा से 4 गुना। ठीक है, ये 4 आपका नियत हो जाएगा, अचर हो जाएगा, और ये x माने भुजा यहाँ पे, ये y परिमाप, ये क्या होगा आपका चर हो जाएगा। ठीक है, तो चर अर्थात परिवर्तनीय, जिसका मान स्थिर ना हो। अचर जो सदैव और नियत रहेगा, ठीक है, कभी भी लिया जाए इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो हम बीजी व्यंजक में ध्यान दें फिर से, यहाँ हमने क्या क्या लिया है, हमने यहाँ क्या लिया है आपका अचर। ठीक है, फिर x क्या पे चर, और साथ में क्या है धन या ऋण का चिन्ह। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा व्यंजक जिसमें अचर के साथ चर को, ठीक है, धन या ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाता है, ठीक है, बहुपद कहलाता है। अनेक पद तो यहाँ बने हैं, लेकिन अनेक पद किस प्रकार से हैं, या तो बिना चर का है या चर और अचर से मिलकर बना है। ठीक है, तो चर अचर को साथ में लेते हुए विभिन्न पद लिखे जाएं धन चिन्ह या ऋण चिन्ह के साथ, तो ऐसा जो व्यंजक हमें मिलेगा वह कहलाएगा बहुपद। ठीक है, यह तो अपन ने बहुपद की एक सामान्य परिभाषा दी। ठीक है, अब बहुपद की को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे आगे देखिए। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि कोई इस प्रकार का व्यंजक a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3, ठीक है, डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n, ठीक है, एक बहुपद है जिसमें आपका जो a0 a1 a2 और यहां तक आपको ये an जो आपका रेड पेन से दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमारे अचर हैं, और इसमें जो हमने चर लिया है यहाँ पे x, ठीक है, x की आप जरा घात पर विचार करिए, यहाँ घात कितनी है 1, यहाँ x हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ सीधा अचर पद है, यहाँ हम इस चर की घात क्या मान सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं चाहे तो ये इस प्रकार x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1,
ठीक है। तो यहाँ a 0 × 1 छिपा हुआ है, उसे 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x⁴ आपकी 0। ठीक है। तो घात यहाँ 0 है, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3, इस प्रकार से कहाँ तक, n तक। ठीक है। तो ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी जो घातांक हैं ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो एक ऐसा व्यंजक है जिसमें चर x के सभी घातांक कैसे हैं, पूर्णांक हैं। दूसरा, इसमें x के आगे, चर के आगे जो ये पद लिखे हुए हैं, चर के साथ में जो लिखा गया है, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, अचर हैं। ठीक है। और इन सभी पदों को धन चिन्ह के साथ लिखा गया है। आवश्यक नहीं कि हम धन चिन्ह ही लेकर लिखें, यहाँ ऋण चिन्ह भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हम व्यापक रूप में इस प्रकार का जब व्यंजक लिखेंगे तो एक बहुपद को दर्शाएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह व्यंजक एक पॉलीमिल है जो किस चर का है, चर x में है। तो चर x में एक बहुपद इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। इसमें हम समझें, जो चर x है आपका, इस चर x के साथ में जो पद लिखा रहता है, ठीक है, इसे हम चर के साथ वाला पद कहते हैं या चर का गुणांक कहते हैं। देखिए भाई, बीच में हम जानते हैं कि यहाँ कोई निशान तो है नहीं, यहाँ पे हम गुणा मानते हैं। तो इस चर के साथ गुणा में क्या है, यहाँ पे a1 है, यहाँ इस x² के सामने क्या है, a2 है। तो ये सभी पद के कहलाएंगे जो रेड पेन से लिखे गए हैं, ये इस चर के गुणांक कहलाएंगे। यहाँ x का गुणांक क्या है, a1, यहाँ x² का गुणांक क्या है, a2। ठीक है। जैसे हम लिखे, मान लीजिए यदि कोई व्यंजक लें, इसी के आधार पर जैसे हमने लिया यहाँ पे, क्या हम इसको थोड़ा अलग कर दें। अभी हमने अचर पद लिया गया आपका 3, ठीक है, प्लस हमने लिया यहाँ पे आपका 2x, चर की घात 1 वाला पद, प्लस हमने माइनस लिया हमने 7x² प्लस 4x⁵। ठीक है। और इसी प्रकार से हम चलते जाएं आगे, या इसको ना ले जाएं, यहीं तक छोड़ दें। ठीक है। तो इसमें देखिए आप, यहाँ अचर पद 3 है, चर x का गुणांक क्या है, 2 है, x² का गुणांक कितना है यहाँ पे, -7। ठीक है। अब यहाँ घात 3 वाला और घात 4 वाला पद नहीं लिखा गया है। ठीक है। यह आवश्यक नहीं कि हम सभी घात वाले पद लें। ठीक है। यहाँ x की घात 5 का गुणांक कितना है, 4 है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके गुणांक है। चर के साथ जो संख्या गुणा में लिखी होती है वह चर का या उस पद का गुणांक कहलाती है। ठीक है। अब एक और बात आती है, इस जैसे व्यंजक में चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ देखिए जरा, 5। तो इस घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात से मतलब है उस बहुपद में जो भी चर लिया गया है उस चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ जरा आप गौर करिए, जो चर x है, इसकी घातांक पर विचार करिए, ये किस क्रम में है। यहाँ तो x है नहीं, हम घात 0 मानेंगे। यहाँ आपका घात 0 है, यहाँ आपकी घात 1 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 5 है। तो ये किस क्रम में है, ये 0 1 2 5 बढ़ते क्रम में। तो ये इस प्रकार का जो स्वरूप होता है बहुपद का, जिसमें उसके घातांक के मान या तो बढ़ते क्रम में होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, या घटते क्रम में होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। उसे हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है। तो कभी भी कोई भी बहुपद अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखा जाता है तो उसकी चर की घातों को हम असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्थात बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब इन व्यंजकों पर विचार कीजिए।
क्या ये बहुपद है या नहीं। ठीक है, तो जैसे हम बहुपद की का व्यापक रूप जब लिख रहे थे उसमें हमने क्या लिखा था, a0 प्लस a1 x टू द पावर 1, a2 x टू द पावर 2। ठीक है, इस प्रकार से आपका, और यहाँ पे आपका an x टू द पावर n, जहाँ a0 a1 a2 an क्या है, ये आपके अचर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और जो हमने यहाँ चर लिया है आपका x, इसकी घात देखिए आप, या तो यहाँ 0 मानी जाएगी, 0 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, कहाँ तक आपको n तक ले गए हैं अपन, तो क्या है ये है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो दिए गए चर की जो घात है वह पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी वह बहुपद होगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, वो भी धनात्मक। ठीक है, पूर्ण संख्या जो है आपकी धन में घात होना चाहिए। अब इनमें जरा विचार कीजिए, क्या इनमें पूर्ण संख्या है घात में या नहीं है चर की, या फिर घात ऋणात्मक तो नहीं है। जैसे इस वाले बहुपद में हम इस x को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x प्लस एक्स टू द पावर -1, जब किसी पद को अंश में ले जाएंगे तो ये घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए इसी घात ऋणात्मक आ गई ना। ठीक है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, क्या यह बहुपद है, तो ये जो रूट है आपका रूट, ये आपकी 1/2 की घात कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x टू द पावर 1/2 प्लस 3। ठीक है, तो इस चर की घात कैसी हुई आपकी, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह भी बहुपद नहीं है, पूर्ण घात होना चाहिए। इसमें हम क्या कहेंगे आपका ये। ठीक है, कितना क्या लगेगा आपका, ये क्या लगेगा 1/3 की घात क्या लाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे आपका ये y की घात 1/3 और प्लस यहाँ y3। ठीक है, ये तो पूर्ण है लेकिन ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारा कोई बीजी व्यंजक हम जो भी ले रहे हैं उसमें चर की घात जो भी होगी वह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। देखिए रूट लगा हुआ है आपका, इस प्रकार से भिन्नात्मक घात नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अनिवार्य रूप से पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी वह क्या आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी बीजी व्यंजक के बहुपद होने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि उसमें अनेक पद हैं। अनेक पद तो इनमें भी हमने लिए हैं, यहाँ 2 पद हैं, यहाँ भी 2 पद हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दिए गए चर की घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए यह बहुपद की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी व्यंजक अनेक पदों वाला तो है लेकिन उसमें दिए गए चर की घात जो है वह पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात पदों की संख्या के आधार पर बहुपद इस प्रकार से हैं। नंबर 1, एक पदी मोनोमिल। ठीक है, एक पदी जितने भी बहुपद होंगे उनमें केवल एक ही पद होगा। देखिए जरा आप, इसमें आप घात पर नहीं जाएंगे, घात कुछ भी हो सकती है, केवल एक ही पद होगा बस। ठीक है, वास्तव में ये बहुपद नहीं है लेकिन फिर भी इनको हम बहुपद लेते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आप, इन सब में घात कुछ भी हो, केवल एक पद है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके एक पदी हैं। फिर द्विपदी बाइनोमियल। ठीक है, इसमें कम से कम 2 पद होंगे, 2 पद, उनके बीच में प्लस या माइनस हो सकता है। ठीक है, और 2 पद रहेंगे, केवल हम पदों को गिनना है, यहाँ घात पर ध्यान नहीं देना, घात कुछ भी हो, पद केवल 2 होने चाहिए, एक पद ही है, एक ही है। ठीक है,
और बीच में आपका प्लस और माइनस ही बस हो सकता है, या तो प्लस ही प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं तभी हम इन्हें दो पद मानेंगे, ठीक है। जैसे अपने यहाँ भी क्या है, ये अचर पद है और ये एक्स एक और पद है आपका, ठीक है। तो ये आपके द्विपदी हैं, जिनमें केवल दो पद लिए गए हैं। यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 1 है, लेकिन घातों से मतलब नहीं है, केवल पहला पद ही है, दूसरा पद ये है, अर्थात ये भी द्विपदी है, ये भी द्विपदी है, बाइनोमियल है, ठीक है। तीसरा त्रिपदी, ट्राइनोमियल, ठीक है। कम से कम 3 पद होना चाहिए और उनके बीच में जो भी चिन्ह लिया गया हो, सिंबल लिया गया हो, प्लस या माइनस। हमने यहाँ सभी में प्लस प्लस ले लिया है, यह आवश्यक नहीं है, आप कहीं भी और माइनस भी ले सकते इस प्रकार से, ऐसे आप कहीं भी, ठीक है। एक पद गिनिए, 1 2 3, 3 पद हैं यहाँ भी देखिए, पहला पद है, फिर धन है, फिर दूसरा पद है, फिर माइनस है, फिर तीसरा पद है, 3 पद है ना आपके यहाँ भी, ठीक है। ये घात कुछ भी हो सकती है, इसमें घातों पर हम ध्यान नहीं देते, केवल पदों की संख्या को गिनते हैं। त्रिपदी है, ये द्विपदी है, ये आपका एक पदी है, इसमें केवल एक पद है, ठीक है। अब एक बात अपन पहले सीख लिए हैं, ये बहुपद को लिखते समय ये जरूरी नहीं है कि सभी घातांक वाले पद हों, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 घात है, यहाँ 3 घात वाला पद नहीं है, 2 घात वाला है, फिर यहाँ 1 घात वाला पद नहीं है, सीधा अचर पद आ गया, यह आवश्यक नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके क्या है, पदों की संख्या के आधार पर, और आगे भी जाएगा चतुष्पदी हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 पद हो जाएंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से क्या है हमारे सामने, ये 3 प्रकार हैं, ठीक है, आगे भी आएंगे आपके, आप जितने पद ले सको, ठीक है, बहुपद में। तो ये पदों की संख्या के आधार पर। अब दूसरा देखिए, घातांक के आधार पर बहुपद इस प्रकार से हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और आगे भी आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया था शुरुआत में कि बहुपद की घात, बहुपद की घात से क्या मतलब होता है कि किसी बहुपद में जो भी हमने चर लिया है, ठीक है, जैसे अचर पद आपका ये 4 है, फिर यहाँ हमने लिया 3x और फिर -7x⁻3, ठीक है। तो इसमें यहाँ अचर पद में तो चर की घात क्या मानी जाएगी, 0, यहाँ कितनी है आपकी 1, यहाँ कितनी है 3, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये 3 है, ठीक है। तो जो चर पर सबसे अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ इस बात को लेते हुए हम समझें, पहला क्या है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात केवल कितनी होगी, 1, ठीक है। जैसे हमने लिया अचर पद 5 है आपका, -7x, ठीक है। यहाँ अचर पद में चर की घात कितनी है, 0, यहाँ कितनी है 1, अधिकतम घात क्या है यहाँ पर 1, तो इस बहुपद की घात भी 1 है। तो जिस बहुपद की घात 1 हो वह कहलाएगा रैखिक बहुपद, ठीक है। ये आपका और भी हम ले सकते हैं, जैसे 4x + 5, ठीक है, आपका इसमें इस चर की अधिकतम घात कितनी यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप को दर्शाते हैं, कैसा आएगा, ये आपका होता है ax + b, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ax + b, ये दिख रहा है, ये है आपके रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। इसमें a और b जो होती हैं ये वास्तविक संख्या है आपकी, a और ये b, यहाँ a = 4 है और b = आपका यहाँ पर 5 है, ठीक है। और यदि हम बात गुणांक की कर रहे हैं तो यहाँ x का गुणांक कितना है आपका 4 है, हमने यहाँ x का गुणांक क्या लिया है आपका a। तो ये a और b क्या है आपके, ये अचर संख्याएं हैं या वास्तविक संख्याएं हैं। इनमें जो आपका a है अर्थात x का गुणांक, ये कभी भी शून्य नहीं लिया जाएगा, शून्य को छोड़कर ही हम वास्तविक संख्याएं लेंगे।
ए और बी वास्तविक संख्याएं जरूर हैं लेकिन शून्य को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि यदि एक्स की घात एक है, इस पद का ये गुणांक शून्य हो जाएगा तो ये पद यहाँ से हट जाएगा। फिर कहाँ से घात एक आएगी, देखिए ये तो फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका एक्स का शून्य आ गया, ठीक है। तो यहाँ तो फिर क्या है, चर की घात एक बची ही नहीं, ठीक है। तो फिर ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसलिए अनिवार्य रूप से है कि जिस चर की घात एक है उसका गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपका ये क्या है, रैखिक बहुपद, ठीक है। आगे चले हम, तो द्विघात बहुपद, ठीक है। तो जैसे हमने एक बहुपद लिया आपका 7 माइनस यहाँ का 5x और प्लस यहाँ पे क्या होगा 4x स्क्वायर, यह चर x के पदों में बहुपद है, चर x बहुपद है, ठीक है। यहाँ जरा घात देखिए, ये आपका चर पद जिसमें चर की घात हम क्या मानते हैं, शून्य। यहाँ चर की घात कितनी है, 1, यहाँ कितनी घात है, 2। तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, अर्थात इस बहुपद की घात भी कितनी कहलाएगी, 2, ठीक है। तो यह एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को हम वर्गीय बहुपद भी कह सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीमिल, क्लियर है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। अब इसका जो व्यापक रूप हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह x के रूप में लिखा गया है, चर x में लिखा गया है। जरूरी नहीं कि x के रूप में हो, y के रूप में भी हो सकता है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। इसमें जो आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी और सी जो आपके हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं, ये अचर संख्याएं हैं, ए बी और सी, ठीक है। और इसमें जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक कोफिशिएंट, साथ वाला पद जो है आपका, ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। जिस पद पर 2 की घात लगी है चर के ऊपर, उसका गुणांक शून्य नहीं ले सकते, शून्य को छोड़कर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए बी और सी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। जिसमें वास्तविक संख्याएं जिसमें आपका a इज नॉट इक्वल टू 0, ये बस शून्य नहीं हो सकता आपका, ठीक है। जैसे अभी हम मान रख दीजिए, यहाँ कुछ भी मान रखिए आप, a का मान आपने लिया क्या 5, तो एक्स स्क्वायर। अब b का मान आपने लिया -2, तो -2x हो जाएगा, प्लस c का मान 7 कर दीजिए, तो ये बन गया आपका बहुपद, ठीक है। इस प्रकार से ये द्विघात बहुपद है। आप y के पदों में लिख लीजिए, जैसे 4y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, तो ये y के पदों में द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसमें देखिए आप चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है कि हम ये बीच वाला पद लें ही ना लें, तब भी कैसा आ जाएगा, ये +2, ठीक है। यहाँ हमें घात से मतलब है, पदों की संख्या से मतलब नहीं है, ठीक है। 2 पद हैं तो भी चल जाएगा, 3 पद हैं तो भी चल जाएगा, ठीक है। आप घात 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए चर की, तब यह द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इसका व्यापक स्वरूप इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे हम लेते हैं कोई बहुपद इस प्रकार से हमारा, जैसे है आपका 5x³ माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये आपका, ठीक है। तो यहाँ तो आपका ये अचर पद है, इसमें चर है ही नहीं, और जहाँ चर नहीं होता वहाँ हम चर की घात क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो अब यहाँ घात 0 चर की, फिर यहाँ घात कितनी है आपकी 1, यहाँ कितनी 2, और ये आपकी 3, अधिकतम घात क्या आपकी 3 है, ठीक है। तो इस बहुपद की घात भी क्या कहलाएगी आपकी 3। तो जिस बहुपद की अधिकतम घात क्या है 3 है, वह हुआ त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब इसमें
हम ये आवश्यक नहीं है कि 4 पद ही लें, सभी घातें लें। हम इन बीच वाले पदों को भी यहाँ से अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें घात 3 वाले पद को लेना ही पड़ेगा, तभी तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी आएगी, 3 आएगी, और तभी यह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है। अब इसके व्यापक स्वरूप को हम इस प्रकार से लिखते हैं, कैसा, जैसे दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है। इसमें आपके a, b, c और d अचर संख्याएं आपकी या वास्तविक संख्याएं ये। ठीक है। और अनिवार्य रूप से जो आपकी x की घात 3 वाला जो पद है, ये कोफिशिएंट गुणांक जो है, ये आपका कभी भी शून्य नहीं हो सकता। शून्य को छोड़कर वास्तविक संख्या लेना अपन को, ये वाली यहाँ पर। ठीक है। जिस पद में चर की घात 3 है उसका गुणांक जो है यह शून्य नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ a b c d जो है आपके, ये बिलोंग्स टू R, अर्थात ये वास्तविक संख्याएं हैं आपकी। ठीक है। इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। यह इसका त्रिघात बहुपद का क्या है, एक व्यापक स्वरूप है। ठीक है। अब इसके उदाहरण तो आप बहुत से लिख सकते हैं, बस इसमें अन्य ध्यान क्या रखना है आपको कि चर की अधिकतम घात क्या आपको 3 लेना अनिवार्य है। ठीक है। तो ये आपके घातांक के आधार पर बहुपद हैं। हाँ बच्चों, यदि चरों की संख्या के आधार पर हम बहुपद को विभाजित करें तो ये हमारे लिए इस प्रकार से आएंगे, एक चरीय, द्विचरीय, त्रिचरीय। जरा देखिए किस प्रकार से। जैसे हमने लिया कि कोई हमारा बहुपद है 5x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें देखिए केवल एक ही चर हम ले रहे हैं, x। ठीक है। या फिर आपका है 4y प्लस 7, इसमें केवल y लिया गया है। या फिर हम ले लें u² प्लस u माइनस 2, तो यहाँ केवल u लिया गया है। ठीक है। इस प्रकार के बहुपद कहलाएंगे आपके एक चरीय बहुपद। ठीक है। अब द्विचरीय बहुपद जैसे आपका है 2x प्लस 3y, इसमें हम 2 चर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। या फिर हम ले लें इस प्रकार से आपका कि x³ माइनस 3y², इसमें भी अधिकतम 2 चर हैं। ठीक है। या आपका 4x प्लस 2xy, यहाँ भी हम देखिए 2 चर ले रहे हैं। तो इस तरह के बहुपद द्विचरीय बहुपद कहलाते हैं। ठीक है। अब त्रिचरीय बहुपद देखिए किस प्रकार से आएगा, जैसे x² प्लस y² प्लस z² आपका, और प्लस 3xyz। यहाँ देखिए 3 चर हमने उपयोग किए हैं, तो ये आपका त्रिचरीय बहुपद हो जाएगा। और भी आप ले सकते हैं, जैसे है आपका p² प्लस q² प्लस r, यह भी एक त्रिचरीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके चरों की संख्या के आधार पर हम बहुपदों को विभाजित कर रहे हैं। आगे देखिए, हम कुछ और बातों का भी ध्यान रखेंगे। जैसे हम कोई अचर संख्या लेते हैं 2, -5, 7। ठीक है। तो यह भी बहुपद की श्रेणी में गिने जाते हैं या लिए जाते हैं। ठीक है। 2 आपका -5 और 7। ठीक है। 2, -5, 7 या कोई भी अचर संख्या आप ले रहे हैं। ठीक है। इस तरह के बहुपद को हम क्या कहेंगे, यदि हम कोई अचर संख्या लेते हैं तो ऐसे बहुपद को हम कहते हैं अचर बहुपद। क्या कहते हैं, अचर बहुपद। ठीक है।
और अचर बहुपद जो होता है इसमें इसकी घात जो होती है बहुपद की घात वो शून्य कहलाती है, शून्य मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि यदि हम इसको चर के रूप में दिखाएं तो कैसे आएगा ये, ध्यान दीजिए। 2 में यदि हम चर को दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? 2 आपका ये है, इसमें चर दिख तो है नहीं, हमको चर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1, तो 2 इंटू इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x टू द पावर 0 रखना चाहें तो देखिए चर की घात क्या आ गई, शून्य। ठीक है, तो इस तरह के अचर संख्याएं जो होती हैं यह भी बहुपद मानी जाती हैं, इनका नाम है अचर बहुपद। और ऐसे बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब इसके आगे यदि हम अचर बहुपद के रूप में शून्य ले लें, अचर संख्या शून्य ले लें, तो ये किस तरह का बहुपद कहलाएगा, तो ये शून्य बहुपद कहलाएगा अपने आप में। जब अचर बहुपद के रूप में शून्य लिया जाए तो इस बहुपद का नाम भी हो जाएगा शून्य बहुपद। इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान देने योग्य हैं, जैसे मान लीजिए हमने कि कोई बहुपद इस प्रकार से लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें हम जानते हैं ये जो a b और c जो अचर पद होते हैं, ये यदि इनको हम 0 ले लें ऐसे, तो फिर इस बहुपद का क्या मान हो जाएगा, चलो देखिए। यदि हम यहाँ 0 लें तो क्या होगा, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, तो होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ऐसे बहुपद को हम कहेंगे क्या, 0 बहुपद या शून्य बहुपद। अर्थात जिस बहुपद के सभी अचर पद शून्य हो वह एक शून्य बहुपद होता है। अर्थात यदि चर के सभी गुणांक या कोफिशिएंट और ये अचर पद हम क्या कर दें, 0 मान लें। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए। 0 बहुपद की यदि हम घात की बात करें तो 0 बहुपद की घात क्या होगी, तो बच्चों 0 बहुपद की घात जो होती है ये अपरिभाषित है, नॉन डिफाइंड, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। यदि सभी अचर पद शून्य हो तो इनको लेके जो हमें बहुपद मिलेगा वह शून्य बहुपद होगा, और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। हाँ बच्चों, अब हम चर x में एक बहुपद लेते हैं। जैसे आपका बहुपद है px इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, चर यहाँ नहीं है, अतः चर की घात क्या कहलाएगी, 0। यहाँ चर की घात कितनी है, 1। ठीक है, तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है। ठीक है, और हम जानते हैं कि यदि बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है अर्थात यह कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो ये आपका रैखिक बहुपद है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इस चर x के विभिन्न मान के लिए बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बहुपद के मान को हम संकेत कर रहे हैं y से। ठीक है, x का मान रखते हुए बहुपद का जो भी मान आएगा उसको हम y से संकेत कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने पहले x का मान यहाँ 4 लिया। ठीक है, अच्छा, x के संगत y के जो मान प्राप्त होंगे उनको हम एक सारणी में लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लिख लिए यहाँ पे आपका x, ठीक है, और x के संगत बहुपद का मान जिसे हम y से दर्शा रहे हैं उसको हम नीचे लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने x का मान कितना लिया, 4, तो आपको ये 4 हो गया। अब यहाँ 4 रख के हल कीजिए, कितना होगा, तो ये 4 माइनस 3 y इज इक्वल टू होगा 1। तो x इज इक्वल टू 4 के लिए बहुपद की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 1। ठीक है, इसी प्रकार से आप और आगे लीजिए। मान लीजिए हमने आपके चर की वैल्यू यहाँ पे लिए 1।
ठीक है, +1। तो यहाँ पर 1 लेके सॉल्व करते हैं आपका ये 1, ठीक है। तो यहाँ आपका रखिए, ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 - 3, ये y इज इक्वल टू होगा -2, ठीक है। तो ये हमें यहाँ मिल जाएगा -2, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम x की वैल्यू 3 लेकर सॉल्व करें आपका ये, ठीक है, तो देखिए क्या आंसर मिलेगा। y इज इक्वल टू आपका x - 3 है, हम x की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो होगा आपका ये 3 - 3, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है आपका x इज इक्वल टू 3 के लिए y इज इक्वल टू 0। y क्या है यहाँ पे, बहुपद का मान, तो यहाँ बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो चर के इस तरह के मान जिनके लिए बहुपद 0 हो जाए, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। बहुपद के शून्यक, इन्हें हम जीरोस भी कहते हैं, इन्हें हम रूट्स भी कहते हैं, और इन्हें हम बहुपद का हल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ x इज इक्वल टू 3 क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है। अब जरा x और y जो हैं, इनके द्वारा हम बिंदु प्राप्त करते हैं, ग्राफ बनाते हैं जरा, ठीक है। तो पहला आपका बिंदु जरा देखिए क्या आएगा। हमने यहाँ पे आपकी दो लंबवत अक्ष ली हैं, आपकी ये x अक्ष है, ठीक है, ये x, ये x डैश, ये आपका y और आपका ये y डैश, ठीक है। यहाँ का मूल बिंदु हो जाएगा 0 0, यह 1 2 3 4 इस प्रकार से जाएगा, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ 1 2 3 ये आपका 4, ऐसे आपका होगा -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से। तो पहला हमारा बिंदु क्या है, ये 4 1, ठीक है। तो ये बिंदु कहाँ पे आएगा, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। देखिए आपका x इज इक्वल टू 4 ये है, और y इज इक्वल टू 1 आपका ये है, ये y इज इक्वल टू 1, ये आपका h इज इक्वल टू 4। ये पहला बिंदु 4 1, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है 1 -2, तो x इज इक्वल टू 1 कहाँ पर है आपका, ये है, और y -2 कहाँ पे होगा आपका, ये यहाँ देखिए, ये 1 और ये -2, ये बिंदु होगा आपका, y में -2 और x में 1 आपका होगा 1 - 2, ठीक है। यदि इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हुए ग्राफ बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जरा। तो हमने इस प्रकार से ग्राफ बनाया आपका ये, ठीक है। तो आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पे तीसरा बिंदु कौन सा था हमारा, 3 0। आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, इस y अक्ष पर y की वैल्यू हर एक बिंदु पर 0 होती है, ठीक है। तो हमारे तीसरे बिंदु कहाँ पर, ये 3 0, ठीक है। तो आपको स्पष्ट हो गया, यह रैखिक बहुपद था, ठीक है। देखिए हमने ग्राफ बनाया, हमें क्या प्राप्त हुआ, सरल रेखा प्राप्त हो रही है, और यह सरल रेखा x अक्ष को काटते हुए जा रही है, ठीक है। हमारा कौन सा मान, x इज इक्वल टू 3 बहुपद का एक शून्यक है। तो देखिए x इज इक्वल टू 3 पर ये जो रेखा है x अक्ष को काटते हुए जा रही है, ठीक है। तो हमारे लिए एक नियम प्राप्त हो गया कि बहुपद का जो भी शून्यक होगा उस मान के लिए हमारा जो ग्राफ होगा या तो x अक्ष को स्पर्श करेगा या उसे काटते हुए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो जब भी सरल रेखा बनेगी हमारी रैखिक बहुपद में, हमेशा जो भी बहुपद का हल है उस मान के लिए वह रेखा x अक्ष को उस बिंदु पे उस मान पर काटते हुए जाएगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो हमारे यहाँ पे यहाँ कितने शून्यक संभव हो सकते हैं, हम सोचें जरा। एक तो x इज इक्वल टू 3 हो गया एक शून्यक, अब तो और आगे आएगा नहीं, ठीक है। तो ये कम से कम एक बिंदु पे x अक्ष को तो काटेगी, तो x इज इक्वल टू 3 आपका शून्यक है, ठीक है। अब हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारी रेखा x अक्ष को काटे ही। यदि हमारी रेखा इस प्रकार से हो, ठीक है, ये आपकी
ये इस प्रकार से हो तो ये रेखा तो एक्स अक्ष के समांतर है, इसको कितना भी बढ़ाया जाए एक्स अक्ष को कभी नहीं काटेगी। ठीक है, तो वह बिंदु हमें कभी नहीं मिलेगा जिसके लिए आपका y इक्वल टू 0 हो जाए या बहुपद का मान शून्य हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसे बहुपद के लिए कोई शून्य नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्य कितने हो सकते हैं, या तो एक होगा, ठीक है, या फिर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है, आपको एक ही शून्य संभव है रैखिक बहुपद में। ठीक है, हो भी सकता है और कभी कभी यह संभव नहीं है। जब रेखा एक्स अक्ष को काटे तो कम से कम जिस बिंदु पे वह एक्स अक्ष को काटेगी उस बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक ही बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जब रेखा एक्स अक्ष के समांतर ऐसे हो जाए, ऊपर भी संभव नीचे भी हो जाए कहीं भी, ठीक है, ये कभी नहीं काटेगी, तो फिर हमें शून्य मिलने का चांस नहीं है, वहां बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हुआ आपका रैखिक बहुपद। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा द्विघात बहुपद लें तो वो कैसे आएगा। हाँ, आपको ये तो क्लियर हो गया कि रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ऐसे ही यदि हम एक द्विघात बहुपद लें, द्विघात बहुपद अर्थात जैसे हम लिए px इज इक्वल टू आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, इसमें आप देखें तो चर यहाँ नहीं है, इसलिए चर की घात क्या होगी, शून्य। यहाँ चर की घात कितनी है, 1, और यहाँ चर x की घात कितनी है, 2। ठीक है, चूंकि इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, ठीक है, इसलिए इस बहुपद की घात भी 2 ही कहलाएगी। ठीक है, और इसलिए यह एक द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, या फिर इसे हम कह सकते हैं क्या, आपका वर्गीय बहुपद। ठीक है, तो इस तरह के किसी बहुपद के व्यापक रूप को हम कैसे संकेत करते हैं, याद होगा आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ऐसे किसी बहुपद का जब ग्राफ बनाया जाता है तो वह एक परवलय प्राप्त होता है। ठीक है, परवलय कैसा होता है आपका, इस प्रकार से। ठीक है, अब जो परवलय है वह आपकी एक्स अक्ष को काट भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी काट सकता। वह ऐसा भी हो सकता है, देखिए ये 2 बिंदुओं पे टच कर रहा है। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है केवल एक बिंदु पे काट रहा है। ठीक है, यह ऐसा भी हो सकता है आपका इस प्रकार से, या फिर ये इस प्रकार से भी हो सकता है आपका ऐसा। ठीक है, ये तो ये परवलय का ही प्रकाश हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यदि ये मान लीजिए एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पे आपको काटे, ऐसा इस प्रकार से मान लीजिए हम ऐसा काटते हुए जाए, तो देखिए यहाँ चर एक्स के ऐसे 2 मान जरूर होंगे जिनके लिए बहुपद का मान 0 होगा। ठीक है, हमें यदि इसको क्या y से संकेत करें, y इज इक्वल टू क्या आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, तो x के ऐसे मान जिनके लिए यहाँ ये y की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, इस बहुपद के शून्य कहलाएंगे। ठीक है, यह मान अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2, जितनी ये घात होती है। ठीक है, इस प्रकार से 2 मान रहेंगे। यहाँ भी y इज इक्वल टू 0 होगा, y माने क्या, बहुपद का मान, हम पहले ही आपको समझा दिए हैं। ठीक है, यहाँ भी y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये बहुपद का मान y से संकेत किया गया। ठीक है, तो यहाँ 2 अधिकतम संभव हैं। जब ये इस प्रकार से मान लीजिए आपके x अक्ष को इस प्रकार से ऐसे काटे आपके, तो केवल एक मान ऐसा आएगा। ठीक है, यदि ये इस प्रकार से हो जाए आपका, इस प्रकार से परवलय हो जाए, ठीक है, तो ये कहीं नहीं काट रहा। ठीक है, तो एक भी मान संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जब द्विघात बहुपद होगा तो इसके शून्यक अर्थात चर के बेमान जिनको बहुपद में रखकर हल करने से बहुपद शून्य हो जाता है। ठीक है, शून्यक या जीरोस अर्थात बहुपद को शून्य करने वाले मान। ठीक है, यह कितने प्रकार से संभव है, अधिकतम 2 मिलेंगे हमें। ठीक है, अधिकतम 2 कब, जब एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटे, या फिर क्या होगा, 1 मिलेगा, इस प्रकार से केवल एक बिंदु पे काटे,
या फिर इस प्रकार से जो हम लिए हैं जिसमें ये एक्स अक्ष को कहीं टच ही नहीं कर रहा, तो कोई शून्यक नहीं मिलेगा। ठीक है, द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा परवलय होता है। इसके शून्यक अर्थात इसके हल अधिकतम 2 संभव हैं। ठीक है, एक भी संभव है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि हम कोई त्रिघात बहुपद लें जैसे px इक्वल टू आपका x³ - 3। ठीक है, हमने बीच के अन्य घात वाले पद नहीं लिए हैं। यहाँ चर नहीं है, चर की घात 0 मानी जाएगी और यहाँ चर की घात कितनी है आपकी 3 है। ठीक है, क्योंकि अधिकतम घात 3 है, यही बहुपद की घात कहलाएगी। तो बहुपद की घात यहाँ कितनी है 3, अर्थात ये त्रिघात बहुपद है। तो आप जान गए अभी कि बहुपद की जितनी घात होती है उस बहुपद के अधिकतम उतने ही शून्यक संभव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने शून्यक संभव हैं अधिकतम 3। ठीक है, यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो जो त्रिघात बहुपद होगा वह कैसा भी हो लेकिन वह कम से कम, जैसे आपने इस प्रकार से ग्राफ बनाया ये ऐसे, तो ये क्या है, कम से कम 3 बिंदुओं पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा या काटते हुए जाएगा। ठीक है, हमेशा प्रतिच्छेद करना संभव नहीं है। इस प्रकार से भी हो सकता है कि ये आपका ऐसे आ जाए, ठीक है, फिर ये ऐसे आए और इस प्रकार से जाके ऐसा हो जाएगा। तो 3 मान कम से कम 3 बिंदुओं पे कम से कम ये एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, तो 3 शून्यक है। जब यह केवल क्या करे, ठीक है, हाँ 2 बिंदुओं पे करे, केवल 2 बिंदुओं पे करे आपका इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, ये तो केवल कितने होंगे आपके 2 शून्यक होंगे। ठीक है, तो इस तरह के बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक संभव हैं 3। ठीक है, और जब ये बिल्कुल ही आपका इस प्रकार से ग्राफ बन जाए, मान लीजिए एक्स अक्ष को स्पर्श ना ही करे कहीं पर या काटे ना, तो इसके पर एक भी शून्यक संभव नहीं है। लेकिन अधिकतम कितने शून्यक संभव है इसके 3। ठीक है, जब आपका त्रिघात बहुपद है, तो ये हम ध्यान रखेंगे, बहुपद की जितनी घात होती है उतनी ही उसके शून्यक होते हैं या उतनी ही उसके अधिकतम हल संभव होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। हाँ बच्चों, तो आप देखिए जरा, ये एक शून्यक मिल रहा है हमको, सरल रेखा मिल रही है। सरल रेखा देखकर ये रेखिक बहुपद होगा, इसका शून्य केवल 1 है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है हमको परवलयाकार ग्राफ मिल रहा है, अर्थात यह द्विघात बहुपद है। इसके शून्य कितने हैं अधिकतम, यहाँ 2 हैं। और ये हम देख रहे हैं कि आपका ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को, ठीक है, कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है 1 2 3 4, अर्थात यह चतुर्थ घात बहुपद होगा। इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी 4 होगी। हाँ बच्चों, आज हमने बहुपद से संबंधित समस्त बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है, हमें विश्वास है कि अब आप बहुपद से संबंधित प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुपदों का विभाजन, बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और यदि हमें शून्यक दिए हों तो बहुपद कैसे प्राप्त करते हैं, इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ चैनल में बने रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।